अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू लेक्चर। आज हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरियन। इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि कोरियन क्या होता है और उसके दौरान किस किस तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अपनी जो चीज़ें हैं मेटल्स की, उनको हम जो है वो कोरियन से किस तरीके से बचा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि कोरियन का मेन प्रिंसिपल यानी कोरियन की प्रिवेंशन का मेन प्रिंसिपल क्या है? टू अवॉइड कंटेक्ट विद to avoid contact of moist air with metal surface। यानी कि प्रिवेंशन का मेन प्रिंसिपल ये है कि मेटल की सरफेस को मॉइस्ट एयर से उसका अगर हम कंटेक्ट बचा लें तो हम अपनी चीज़ों को कोरियन से क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल से ये चीज़ प्रूव होती है कि जो हमारे पास जो ड्राई एयर है उसके अंदर कोई कोरियन नहीं होता। नो कोरियन इन ड्राई एयर, नो कोरियन इन ड्राई एयर। यानी अगर हमारे पास एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है उसमें जो है वो कोई कोरियन का तो अगर हम अपनी चीज़ों को कोरियन से बचा लेते हैं तो उसका क्या होगा? बेनिफिट क्या होगा? हम वो भी देख लेते हैं। फ़ायदा क्या होगा? बेनिफिट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरियन, प्रिवेंशन ऑफ कोरियन यानी कोरियन से बचने का क्या फ़ायदा है। ठीक है, जब हम अपनी चीज़ों को कोरियन से बचा लेंगे तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर लेंगे। सेव नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको, जो हमारे पास मेटल्स हैं उनको जंग लगने से बच जाएंगी, तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि हम अपने बिल्डिंग के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको महफूज कर सकते हैं। सेव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग, सेव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, अब आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो मेटल की बनी हुई होती हैं। अगर वहाँ उसको हम कोरियन से नहीं बचाएंगे तो आपको हर 6 महीने बाद, हर महीने बाद वहाँ पे एक न्यू चीज़ जो है वो लगानी पड़ेगी। जैसे आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं उनके आगे सेफ्टी के लिए ग्रिल लगी होती हैं। अगर हम उसको कोरियन से नहीं बचाएंगे तो हर माह जो है वो एक न्यू वहाँ पे ग्रिल उनको लगानी पड़ेगी। ठीक है, ओवरऑल एक ग्रिल से हट के भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लोहे की और दूसरी मेटल्स की बनी हुई होती हैं। तो अगर हम अपनी चीज़ों को कोरियन से बचा लेंगे तो हम ओवरऑल अपने बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को सेव कर सकते हैं और अपनी मनी को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। उसके बाद सेव मैन मेड बिग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसके अलावा जो इंसानों के बनाए हुए बिग स्ट्रक्चर्स हैं हम उनको भी सेव कर सकते हैं। सेव मैन मेड बिग स्ट्रक्चर्स, बहुत सारी चीज़ें जो कि इंसानों ने खुद प्रिपेयर की हुई हैं उन स्ट्रक्चर्स को भी हम क्या कर सकते हैं? महफूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अपना टाइम सेव कर सकते हैं। सेव टाइम एंड मनी, हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं अगर हम कोरियन को क्या कर लें? कंट्रोल कर लें। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वो मेथड कौन से हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? कोरियन को प्रिवेंट कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन।
इसके लिए डिफरेंट मेथड यूज़ होते हैं। पहला मेथड है पेंट, यानी कि हम अपनी लोहे, यानी कि लोहा भी एक मेटल है, फेरस है, यानी फेरस, और उसके साथ वो तमाम मेटल्स जिनको जंग लगने का खतरा है, उसके इर्द गिर्द एक अच्छी क्वालिटी का पेंट लगा के हम क्या कर सकते हैं कि उनको जंग लगने से बचा सकते हैं। पेंट तो आपको पता है हम अपने घरों में, अगर आपके घर में आगे सेफ्टी के लिए आप ग्रिल लगा रहे हैं, ठीक है, लोहे की, तो उसको क्या कर डिफरेंट कलर्स के पेंट कर लिए जाते हैं, मतलब डिफरेंट कम्बिनेशन में, रेड वाइट, ब्लू वाइट, ठीक है, यानी कि हर बंदे की अपनी चॉइस के मुताबिक उसको पेंट कर लिया जाता है। और आपको पता है कि पेंट जो होता है वो भी इतना देर पा चीज़ नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो 1 साल रहे, 1 साल के बाद फिर आपको डैमेज हो जाता है। लेकिन पेंट एक ऐसी चीज़ है कि एक लाइट सी लेयर ऐसी है कि आप हर साल जो है वो अपनी लोहे की चीज़ों को जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर एक पेंट की लाइट सी लेयर लगवा सकते हैं। उससे अपनी लोहे की चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कोरियन से बचा सकते हैं। यानी कि पेंट्स के थ्रू कैसे किया जाता है कि थिन लेयर ऑफ पेंट एक्ट एज अ बैरियर फॉर मॉइस्चर एंड प्रोटेक्ट मटेरियल्स। यानी कि आप देखें कि सपोज हमारे पास कि ये एक पीस है, ठीक है, इसके बाहर पेंट की लाइट सी लेयर इस तरह से करके लगा दी जाती है, इस तरह से करके इसकी जो इसकी सारी साइड्स हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अब पेंट क्या करेगा कि बैरियर को प्रोटेक्ट करेगा। अब आपको पता है कि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि कोरियन होगा तो होता कैसे है कि जब ये मेटल की सरफेस मॉइस्ट एयर के साथ इसका रिएक्शन होता है तो तब हमारे पास वहाँ पे कोरियन हो जाता है। तो अब जो पेंट है वो क्या करेगा कि मेटल को ऊपर एज अ बैरियर एक्ट करेगा, यानी मेटल की सरफेस को मॉइस्ट एयर के साथ बिल्कुल अटैच ही नहीं होने देगा। इस तरह से जो इसके इंटरनल पार्ट है वो कोरियन होने से बच जाएगा। लेकिन याद रखें कि जो पेंट है वो इतनी देर पा चीज़ नहीं है। लेकिन पेंट के लिए आपने ये याद रखना है कि जो पेंट है वो इतना देर पा नहीं होता। कुछ यानी कि 3-4 माह वो बेहतर होता है, बट 3-4 माह वो ख़राब हो जाता है और अगेन आपको नया पेंट जो है वो करना पड़ता है। बट कुछ हद तक जो है ये जब तक यानी कि पेंट ख़राब नहीं हुआ तो ये मुकम्मल तौर पर जो है वो मेटल की चीज़ों की प्रोटेक्शन करेगी कोरियन से, ठीक है। उसके बाद पेंट के अलावा सेकंड मेथड जो कोरियन प्रिवेंशन का है प्लेटिंग। सेकंड मेथड क्या है, प्लेटिंग, ठीक है। प्लेटिंग क्या होता है कि आप यानी कि जिस मेटल को जंग लगने से बचाना चाहते हैं, जो कि प्रीशियस मेटल है, एक्सपेंसिव है, तो उसको उसके बाहर एक दूसरी मेटल की कोटिंग लगा लें, ठीक है। तो दूसरी मेटल की कोटिंग लगाने से जो है वो हम इस मेटल को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं जंग लगने से, ठीक है। प्लेटिंग की डेफिनेशन क्या है, कोटिंग ऑफ मेटल विद अ लेयर ऑफ अनदर मेटल, यानी एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की क्या कर लेना, तय लगा लेना। कोटिंग ऑफ मेटल विद अनदर मेटल, विद अनदर मेटल, यानी एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की क्या कर लेना, कोटिंग लगाना, क्या कहलाता है, प्लेटिंग कहलाता है, ठीक है। तो उसके अलावा प्लेटिंग का एक दूसरा नाम होता है डिप प्लेटिंग भी इसको कहा जाता है। प्लेटिंग का दूसरा नाम क्या है, डिप प्लेटिंग। क्योंकि इसको डिप प्लेटिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक मेटल को दूसरी मेटल के अंदर डिप किया जाता है तो उस मेटल के ऊपर जो है दूसरी मेटल की तय लग जाती है, ठीक है। तो प्लेटिंग के लिए 2 तरह की मेटल को यूज़ किया जाता है। पहली मेटल जो जिंक को यूज़ किया जाता है उसको जिंक कोटिंग बोलेंगे, जिंक कोटिंग। उसके अलावा जिंक के अलावा टिन को भी यूज़ किया जाता है, तो जब हम टिन को यूज़ करेंगे तो उसको हम बोलेंगे टिन कोटिंग, ठीक है। जिंक कोटिंग का दूसरा नाम होता है गैल्वेनाइजिंग भी इसको बोलते हैं। जिंक कोटिंग इज आल्सो नोन एज गैल्वेनाइजिंग।
जिंक, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अगर सपोज़ कि ये शीट है आयरन की, ठीक है, लोहे की एक शीट है, इस शीट को डिप किया जाता है किसी दूसरी मेटल को मेल्ट करके, यानी कि ये सपोज़ ये है, तो हमारे पास एक दूसरी मेटल इसमें मेल्टेड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, मेल्टेड जिंक, यानी कि हम जिंक से कोटिंग कर रहे हैं, तो जिंक को हमने क्या किया हुआ है, मेल्ट किया हुआ है। तो उसके अंदर हम आयरन की शीट को डिप करेंगे। ये हमारे पास आयरन की शीट है जिसको हम यानी प्रिवेंशन जिसकी कर रहे हैं कोरियन से, तो उसको हमने जो है वो इसकी मोल्टन फॉर्म में उसमें डालेंगे। तो जब हम डिप करने के बाद बाहर निकालेंगे तो जिंक की एक थिन सी प्लेट आप समझ लें कि इस आयरन की प्लेट के ऊपर बन जाएगी। तो फिर ये जो जिंक की प्लेट बनेगी सेम जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा था कि जो पेंट होगा वो उसकी सरफेस और मेटल सरफेस और मॉइस्ट एयर के दरमियान एक बैरियर के तौर पर काम करेगा। सेम इसी तरह ये जो जिंक की कोटिंग है ये जब उसके ऊपर हो जाएगी तो ये एज अ बैरियर एक्ट करेगी और आयरन शीट का डायरेक्ट कंटेक्ट जो है वो उसके साथ नहीं होगा। तो हम उस आयरन को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये एक समझ लें कि जो जिंक कोटिंग का बहुत ज़्यादा यानी कि इंटरनेशनल मेथड है और मोस्ट अप्लाइड टेक्निक है। इंडस्ट्रीज़ में बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको सेव करने के लिए जिंक कोटिंग ही की जाती है। उसके बाद सेम जिस तरह से हम ये जिंक कोटिंग करेंगे सेम इसी तरह टिन को मेल्ट करके, मेल्टेड टिन, ठीक है, उसके अंदर जो है इस तरह से हम आयरन की शीट जिसकी हम कोटिंग करना चाह रहे हैं जिसके ऊपर उसको डालेंगे। तो सेम जिस तरह से जिंक की कोटिंग होगी इसी तरह टिन की कोटिंग भी हो सकती है और टिन जो है वो ऐसा बैरियर एक्ट करेगा। तो इस तरह से यानी कि फेरस को जंग लगने से, रस्ट होने से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये यानी कि जो डिफरेंट एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तय को लगाना जो है उसको क्या कहा जाता है, प्लेटिंग। उसके बाद एक तीसरा मेथड जो हम कोरियन को से बचने के लिए यूज़ करते हैं वो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि ये भी इसके नाम से ही आपको आइडिया होगा, ये भी एक किस्म की प्लेटिंग ही है, यानी एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर कोट किया जा रहा है। बट यहाँ पे ये जो कोटिंग की जाएगी ये किसकी मदद से की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, ठीक है। कोटिंग बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, कोटिंग बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हुए एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग कर लेना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। यानी कि यहाँ पे आप समझ लें कि ये जो प्रोसेस है एक टब के अंदर किया जाएगा। सपोज़ हमारे पास ये एक टब है, इस टब के अंदर क्या यहाँ तक फिल हुआ है एसिड, यानी इस टब के अंदर क्या किया हुआ है, फिल हुआ है एसिड। इसके अंदर हमारे पास दो मेटल्स हैं, इस तरह से मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं। तो मेटल का ये जो एक इलेक्ट्रोड होगा ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, उसके बाद जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, ठीक है। वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है उसको बोला जाता है एनोड, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है उसको बोला जाता है कैथोड। तो ये हमारे पास यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जो पूरा ऑपरेटस यूज़ किया जाता है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि यानी कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रोड जो होगा उसकी कोटिंग जाके दूसरी मेटल के ऊपर की जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास वो मेटल जिसको हम दूसरे के ऊपर कोट करना चाहते हैं, ठीक है, उसको हम कहाँ पे अटैच करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। यानी कि ये जो पोर्शन है हमारे पास, यानी कि ये कौन सी मेटल हमने यहाँ पे लेनी है, डिपोजिटेड मेटल,
डिपोजिटेड मेटल। डिपोजिटेड का मतलब ये है कि वो मेटल जिसकी कोटिंग जाके हमने दूसरी मेटल के ऊपर क्या करनी है, ठीक है। तो उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल वाली वो होगी जिसके ऊपर कोटिंग करनी है, ठीक है। मेटल यानी कि ये कौन सी मेटल है, मेटल ऑन विच कोटिंग इज रिक्वायर्ड, कोटिंग इज रिक्वायर्ड, यानी कि वो वाली मेटल जिसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है वो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा, और वो मेटल जिसकी हमने जाके इसके ऊपर कोटिंग करनी है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा। असल में दोनों मेटल जो है असल में दोनों जो मेटल्स हैं, एक वो है जिसके ऊपर कोटिंग करनी है और एक वो है जिसकी हमने कोटिंग दूसरे के ऊपर करनी है। तो अब इनमें कौन कौन सी मेटल्स मोस्टली यूज़ की जाती हैं, मोस्टली ये जो डिपॉजिटिंग के लिए कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं, सिल्वर को यूज़ किया जाता है, उसके बाद एल्यूमिनियम को यूज़ किया जाता है, और उसके बाद जिंक को यूज़ किया जाता है जिसको दूसरी मेटल के ऊपर कोट किया जाता है। और वो मेटल जिसको हमने सेव करना होता है वो कौन सी मेटल्स होती हैं, आयरन, मोस्टली आयरन, और उसके अलावा कुछ और प्रीशियस मेटल भी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं जिसको हम कोरियन से बचाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम यानी कि उनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि इस मेथड में क्या डिफरेंस है दोनों प्लेटिंग ही मीन कि एक ओवरऑल की प्लेटिंग ही हो रही है कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तय लगा रहे हैं, लेकिन दोनों का मेथड डिफरेंट है। इस मेथड में हम एक मेटल को मेल्ट करके दूसरी मेटल को उसमें डिप कर रहे हैं, तो जो मेल्टेड मेटल होगी वो दूसरी मेटल के ऊपर कोट हो जाती है। बट इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि दोनों मेटल्स को एज अ इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, एक को एज अ एनोड और एक को एज अ कैथोड। और कैथोड वो वाली मेटल होगी जिसके ऊपर जाके हमने कोटिंग करनी है, और एनोड वो वाली मेटल्स होंगी जिसकी हमने उसके ऊपर कोटिंग करनी है। और एनोड के तौर पर सिल्वर, एल्यूमिनियम और जिंक को यूज़ किया जाता है, और कैथोड के तौर पर आयरन और कोई भी प्रीशियस मेटल हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पे हम एक और मेथड है वो देख लेते हैं। यहाँ पे प्लेटिंग की जगह पे मैं उसको लिख लेती हूँ। फोर्थ और लास्ट मेथड जो है जो हम उससे बचा सकते हैं वो है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन जैसे कि आपको इसके नाम से ही आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पे एक मेटल अपने आप को सैक्रिफाइस कर रही होती है दूसरे मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। यानी आप समझ लें कि एक के बजाय दूसरी मेटल में कोरियन का प्रोसेस होगा, जो कि यानी कि वो मेटल इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होगी। हम एक एक्सपेंसिव मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक चीप मेटल यूज़ कर रहे होंगे जो कि मार्केट में चीप प्राइसेस पे अवेलेबल होगी, ठीक है। यानी कि हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ मेटल, प्रोटेक्शन ऑफ मेटल बॉडी, एट द expense of another metal, यानी कि एक दूसरी मेटल के खर्च पे एक अलग मेटल की क्या करना, प्रोटेक्शन करना, ठीक है। इस वजह से इसको सैक्रिफिशियल कर रहे हैं, क्योंकि एक मेटल अपने आप को कुर्बान कर रही है दूसरी मेटल को क्या करने के लिए, सेव करने के लिए। ये जो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का मेथड है ये मोस्टली जो है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये जो बड़े बड़े शिप होते हैं जो कि आपको पता है कि चीज़ों को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लेके जाते हैं, और वो मोस्टली आपको पता है पानी में रहते हैं, तो उनको मॉइस्ट एयर के साथ उनका जो कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। शिप, उसके अलावा रेलवे ट्रैक्स, रेलवे
ट्रैक, रेलवे ट्रैक भी आपको पता है कि वो ओपन एयर में प्रेजेंट होते हैं, उनको भी आप समझ लें कि डेली बेसिस पे मॉइस्ट एयर के साथ उनका कांटेक्ट होता है। रेलवे ट्रैक एंड स्टील पाइप्स। अब आप देखें कि स्टील के जो पाइप्स होते हैं वो आपको पता है कि पूरे कंट्री में बड़े लेवल पे वो फैले हुए होते हैं और वो उनको भी डेली बेसिस पे मॉइस्ट एयर के साथ उनका कांटेक्ट होता है। तो इस तरह की चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए हमने कोरियन से बचाना होता है, क्योंकि अगर हम इस तरह की चीज़ों को कोरियन से नहीं बचाएंगे तो आप देखें कि एक शिप को बनाने में या एक रेलवे ट्रैक को बनाने में या स्टील पाइप को बिछाने में करोड़ों अरबों रुपए लग जाते हैं। अगर उनको कोरियन से नहीं बचाएंगे तो इससे एक मुल्क की जो इकानमी है बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। इसी वजह से उन चीज़ों को कोरियन से बचाया जाता है। और मोस्टली शिप, रेलवे ट्रैक्स और स्टील पाइप्स की प्रोटेक्शन के लिए कौन सी ये मेथड यूज़ किया जाता है? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का मेथड यूज़ किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि मैग्नीशियम और जिंक बार को यूज़ किया जाता है, यानी इनकी प्रोटेक्शन के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? मैग्नीशियम और जिंक को। ठीक है, यानी कि ये शिप, रेलवे ट्रैक और स्टील पाइप्स आपको पता है ये फेरस से बने हुए हैं। तो फेरस जो है वो बहुत एक्सपेंसिव मेटल है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम चीप मेटल लाइक मैग्नीशियम और जिंक को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों मेटल हैं मैग्नीशियम एंड जिंक, ठीक है, अब समझ लें कि ये अगर रेलवे ट्रैक है इस तरह से, तो इसके ऊपर इनकी कोटिंग कर दी जाती है, इस तरह से इनको अटैच कर लिया जाता है। तो जिससे क्या होगा कि जब कोरियन का प्रोसेस इनके ऊपर होगा, यानी कि ये अगर सपोज यहाँ पे ये मेटल प्रेजेंट है तो कोरियन जो है वो इन मेटल्स के अंदर होगा, तो जो इंटरनल पोर्शन है फेरस का वो क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं कि इसमें मैग्नीशियम और जिंक जो है वो अपने आप को कुर्बान कर रही हैं किसकी प्रोटेक्शन के लिए? आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जिस टाइम तक मैग्नीशियम और जिंक जो है वो इसकी सरफेस पे प्रेजेंट हैं, जो इसका जो इंटरनल पार्ट है फेरस, उसको कोई भी डैमेज नहीं होगा, वो मुकम्मल तौर पर सेव रहेंगे। तो यहाँ पे बार बार जो है वो जब मैग्नीशियम और जिंक की थिक सी कोटिंग की जाती है, जब ये डैमेज हो जाते हैं तो अगेन इसकी कोटिंग कर ली जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम और जिंक जो है वो अगर हम उनका रिएक्शन देखें तो ये ज़्यादा एक्टिव मेटल, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू आयरन। रिएक्टिव मेटल से एज़ कम्पेयर टू आयरन, इनका मॉइस्ट एयर के साथ तेज़ी के साथ रिएक्शन होता है। बट ये जो मेटल्स होती हैं ये इजीली अवेलेबल होती हैं, चीप होती हैं, इसी वजह से इनको आसानी से दोबारा अगर ये डैमेज हो भी जाए तो इनको दोबारा से लगा दिया जाता है, और जो इसका इंटरनल पार्ट है फेरस उसको क्या कर लिया जाता है? प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि हम किस तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों को कोरियन से बचा सकते हैं। सबसे पहले हमने प्रिवेंशन का रूल देखा कि प्रिवेंशन का मेन रूल ये है कि अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उनको मॉइस्ट एयर से, कंटैक्ट से हमने क्या करना है? बचाना है। तो उससे ये प्रूव होता है कि ड्राई एयर में कभी भी कोरियन का प्रोसेस नहीं होता। तो कोरियन से अगर हम चीज़ों को बचाएंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, बिल्डिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर को सेव कर सकते हैं, अपना टाइम और मनी सेव कर सकते हैं, और मेन मेड बिग स्ट्रक्चर्स को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट मेथड को डिटेल में डिस्कस किया कि किन किन मेथड को यूज़ करते हुए हम कोरियन से बच सकते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पेंट्स का देखा कि पेंट जो है उससे पेंट को यूज़ करके हम अपनी चीज़ों को कोरियन से बचा सकते हैं। बट जो पेंट वाला मेथड है वो तो देर पा नहीं होता, वो हर 6 महीने बाद या 2-3 महीने बाद आपको अगेन बार बार पेंट लगाना पड़ता है, अदरवाइज़ वो पेंट जो होता है वो डैमेज होता है, वो उतना देर पा नहीं रहता। उसके बाद दूसरी हमने पढ़ा प्लेटिंग, पढ़ा कि हमने यानी कि एक मेटल को मेल्ट करके उसको दूसरी मेटल के ऊपर हम उसकी कोटिंग कर लेते हैं, तो जिससे जो इंटरनल मेटल जो कि एक्सपेंसिव मेटल होती है वो सेव हो जाती है। उसके बाद हमने तीसरा मेथड पढ़ा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें हम वही मेथड प्लेटिंग का ही यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे हम प्लेटिंग के लिए इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करेंगे। तो फिर उसके लिए हमने डिटेल में देखा। उसके बाद लास्ट पे हमने देखा सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, कि एक मेटल जो है वो अपने आप को दूसरी मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती है? सैक्रिफाइस कर लेती है। और ये मेथड हमने देखा कि बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स और स्टील पाइप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है।
और इसके लिए मोस्टली कौन सी मेटल यूज़ की जाती है, मैग्नीशियम और जिंक को यूज़ किया जाता है, जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू आयरन। ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 8, जो कि चैप्टर नंबर 6 का लास्ट लेक्चर भी है। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 9। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।